भारत की जनगणना 2011 इंडियन सेंसस 2011। भारत की जनगणना यानी सेंसस संबंधित प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में हमेशा जनगणना संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ये कंफर्म कर लीजिए कि अगर आप जनगणना टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें जीएस आती है, जनरल अवेयरनेस आती है या फिर सामान्य अध्ययन आता है यानी कि जनरल स्टडी आती है, तो पक्का है कि 2 से 3 प्रश्न इंडियन सेंसस यानी कि भारत की जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आप बात करें कि 2011 की ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद अभी तक नहीं की गई है। 2021 में करना था लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है, इसीलिए 2011 यानी कि 2011 की जनगणना से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जनगणना से भारतीय जनगणना का जो इतिहास रहा है वो उससे क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं यहीं इसे बताऊंगा। और साथ साथ में 2011 में कौन कौन से एग्जैक्ट या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो बताया जाएगा, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन 2011 भारत की जनगणना पर आधारित होगा। अगर बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो पहला जो टॉपिक है भारत की जनगणना के अंतर्गत पहला पॉइंट है, इसके निर्देशक कौन थे। तो निर्देशक थे सी चंद्रमौली, इन्हीं को इसका पंजीयक जनगणना आयुक्त बनाया गया था। आगे अगर बात करें तो 2011 की जनगणना का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो बनाया गया था सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा को। सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है। अगर आगे बात करें तो इसका शुभंकर जो बनाया गया था, शुभंकर वो बनाया गया था एक शिक्षिका थी, यानी कि परगणक शिक्षिका को बनाया गया था। और इसका जो स्लोगन था वो था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अगर आगे बात करें तो 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। अंतिम आंकड़े कब प्रस्तुत किए गए थे? 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। कहने का मतलब है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 2011 में जनगणना हुई थी 2011 में, उसके जो डेटा आया था वो कब जारी किया गया था? 2013 में। ठीक है। आगे बात करेंगे, जबकि मणिपुर के सेनापति जिलों के 3 उपखंडों के वास्तविक आंकड़े जो थे वो संशोधित करके 7 जनवरी 2014 को संशोधित व वास्तविक आंकड़े प्रकाशित किए गए थे। 7 जनवरी 2014 को, बाकी सारा आपका पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। 1 मार्च 2011 को, और 1 मार्च 2011 को जो अगर बात करें 1 मार्च 2013 को क्या हुआ था आपको बताते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में हमेशा आपको ऐसे ही पूछता है कि इस डेट को क्या हुआ था, इस तारीख को क्या हुआ था, या फिर आपसे मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं बात कर रहा था 1 मार्च 2011 की। तो 1 मार्च 2011 की अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ 8,54,977। शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं 1.21 करोड़, यानी कि भारत की जनसंख्या जो अंतिम आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे 1 मार्च 2011 को, तो उस दिन जनसंख्या कितनी थी? 1.21 करोड़। पूरा याद करना चाहेंगे तो 12108549777 थी। अगर इसकी बात करें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान की कुल जनसंख्या, बात समझिए, कुल जनसंख्या के बराबर है। आप सोचिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान के सभी देशों की जनसंख्या को अगर कुल कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो एक तरफ ये जनसंख्या, एक तरफ क्या हो जाएगी? इंडियन पॉपुलेशन। आप सोचिए कितनी ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है।
अब जो है तो है। आगे बात करेंगे कि 2001 से 2011 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही थी। जो पिछली दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो 21.54 थी, यानी 4% कम थी। यानी कि जो 2001 से पहले थी वृद्धि दर वो कितनी थी आपकी, वो थी 1991 से 2000। ये कब की है, 1991 से 2001 के बीच की। और जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2001 से 2011 के बीच में कितनी थी, यही आपको याद रखना है, 17.7% थी। ठीक है, 1911 और 21 की बात करते हैं। 1911 से 1921 के बाद यह पहला दशक था जब हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही थी, यानी कि वृद्धि दर कम रही थी। ये कब की बात है, 1911 से 21। अगर बात करें आगे 2011 की बात करते हैं, पुरुषों की आबादी में 17% जबकि महिलाओं की आबादी में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना में एक और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है आपका, इस जनगणना में पहली बार किन्नरों यानी कि थर्ड जेंडर को अन्य श्रेणी में रखा गया था। यानी जो आपके जैसे पुरुष और महिलाएं होती हैं, साथ साथ में जो किन्नर होते हैं उनको भी इनमें शामिल किया गया था, उनके लिए अन्य श्रेणी एक ऑप्शन दिया गया था। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। आगे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घट गई थी। यानी हमेशा हर राज्य में क्या देखा जाता है कि जनसंख्या बढ़ती है। जैसे इस साल मान लीजिए 1000 लोग हैं, अगले साल 1100 लोग, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई थी जो कि -0.06% थी, यानी कि घट गए थे लोग। आगे बात करेंगे, इसी में है कि जबकि पिछले दशक में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला नागालैंड ही था, और जबकि 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पर घटती हुई जनसंख्या देखी गई है। आगे बात करेंगे, भारत में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। आप देखे होंगे इस समय भी जाति आधारित जनगणना की जो मांग है बहुत तेज़ी से चलती आ रही है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यानी कि कास्ट सेंसस चाहते हैं, यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें जो कास्ट सिस्टम है वो कास्ट सेंसस चाहते हैं, यानी कि जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। कई लोग मांग भी कर रहे हैं। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1931 में समाप्त कर दी गई थी, और ये फिर से 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2011 में कास्ट सेंसस शुरू तो किया गया था और कर भी लिया गया था, बट इसके डेटा जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया था, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। अगर आगे बात करें तो जो पहली जनगणना थी हमारी, जो सबसे पहले हमारी जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में, वो 1881 में सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। 1881 में जब जनगणना स्टार्ट हुई तो उसमें 14 सवाल पूछे गए थे, जबकि आज की डेट में जो यानी 2011 में जो जनगणना की गई है उसमें 29 सवाल 29 सवाल पूछे गए हैं। अब ये सवाल क्या होते हैं, सवाल यही होते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शिशु हैं, घर है नहीं है, कच्चा है, पक्का है, इस तरीके से प्रश्न आपके होते हैं। 2030 में भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पार होगी तथा भारत चीन से आगे होगा। आप सबको पता है कि भारत की जनसंख्या और भारत के लोग जनसंख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए आज की डेट में जनसंख्या दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है। 2030 तक कहा जाता है कि 2030 तक दुनिया में जनसंख्या के मामले में यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे होंगे। यानी कि जनसंख्या जिस हिसाब से, जिस वृद्धि दर से बढ़ रही है उसके हिसाब से आने वाले 2030 में 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास कर रही होगी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा होगी। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर लाना बहुत ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, जिससे जो भारी भरकम जनसंख्या बढ़ रही है ये ना बढ़े। और हम आपको कुछ जनसंख्या संबंधित यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। अब आपको
जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। वो तथ्य हैं आपके, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही हो गया जो मैंने अभी बता भी दिया कि देश में कुल जनसंख्या कितनी है, 1,21,08,54,977 है। जिनमें अगर बात करें तो पुरुष कितने हैं, 51%, 51.47% है। महिलाएं 48.53% हैं। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, रूरल पॉपुलेशन जो है 68.8% है, जबकि अर्बन यानी शहरी 31.2% है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो राज्य के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19.98 लगभग 20 करोड़ है, महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़ है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे कम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम में जनसंख्या दृष्टि से सबसे कम है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। यानी कि अगर बात करें भारत के राज्यों में तो सबसे अधिक जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम यानी कि वहाँ पर मात्र 6 लाख है। मिजोरम में 10 लाख है, अरुणाचल प्रदेश में 13 लाख है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो न्यूनतम दृष्टि से भारत के राज्य हैं। अगर आगे बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है जो कि मुंबई में आता है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबोंग घाटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर अगर क्रम से बताया जाए, नगर की बात करें, नगर वो होता है जो कि जहाँ पर 10 लाख से जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी कि नगर इसे मुंबई है। मुंबई हमारे नगरों में सबसे नंबर 1 पे आता है, दिल्ली नंबर 2 पे आता है और कोलकाता नंबर 3 पे आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर बात करें तो गोवा में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करें तो ये भी गोवा में है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करेंगे शिशुओं की, 0 से 6 वायु यानी 0 से 6 वर्ष की आयु की अगर बात करें तो ये वर्ग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहता है और सबसे कम जो है वो सिक्किम में है। अगर बात करें एससी की तो सर्वाधिक एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है यानी एससी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, जबकि सबसे कम मिजोरम में पाई जाती है। इसी तरीके से और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जनसंख्या संबंधित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आगे अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में कोई एससी नहीं है, ये बात आपको जानना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में कोई भी एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं रहता है। अगर बात करें सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइबल कास्ट यानी कि एसटी की यानी कि अनुसूचित जनजाति की तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या दमन व दीव में है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली व पुदुचेरी में कोई भी एसटी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है जान लीजिए पहले। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व अगर बात करें तो होता क्या है ये कि जब आप बात करते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं तो उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। अब 2011 में देश की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 था, जो अगर पिछले की बात करें तो 57 अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अगर बात करें तो बिहार, जहां का 1106 लोग यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829 यानी 829, जबकि हरियाणा में 573 हैं। तो ये बात हो गई अधिकतम की। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सबसे ज़्यादा कम जो है अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के रेंज में मात्र 17 लोग रहते हैं, जबकि मिजोरम में 52, सिक्किम में 86 और मणिपुर में 115 और आंध्र प्रदेश में 119 रहते हैं।
अब बात करें लिंगानुपात की। लिंगानुपात का मतलब होता है जो मेल फीमेल होते हैं, यानी जो सेक्स रेशियो होता है, जेंडर रेशियो होता है, वो कितना है। तो अगर बात करें पिछले से इस बार की, तो वृद्धि दर कितनी हुई है, 1.7 की। आगे अगर बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 2011 में लिंगानुपात 943 था, जो 2001 की तुलना में 10 अधिक है। इसका मतलब क्या है, 1000 लड़कों पे 1000 मेल पे 943 ही फीमेल हैं, यानी 57 लड़के कुंवारे मर जाएंगे। और वही कुंवारे जो कुंवारे रहेंगे वो क्या करेंगे आज की डेट में, जैसे हमारे पीएम हैं, सीएम हैं, ये सब क्या है, कुंवारे हैं आज की डेट में। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा बड़े पदों पे आप कह सकते हो, जो हाईएस्ट पोस्ट होती हैं जो इंडिया के अंदर, वहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 1961 के बाद अगर बात करें तो सर्वाधिक है। 1961 की अगर बात करें तो तब से लेकर के आज की डेट में सबसे अधिक हैं। जनगणना 2011 में ग्रामीण लिंगानुपात 949 रहा, जिसमें सर्वाधिक केरल व न्यूनतम सिक्किम का रहा। जनगणना 2011 में नगरीय लिंगानुपात 9:9 यानी 929 रहा, जिसमें सर्वाधिक केरल और न्यूनतम जम्मू कश्मीर का रहा। हरियाणा व चंडीगढ़ में पिछले 110 वर्षों में सबसे बेहतर महिला लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जो कि 879 और 818 है। लेकिन यह अब भी देश में सबसे बदतर, यानी कि अगर बात करें इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में सबसे जो कम लिंगानुपात पाया जाता है वो आपके हरियाणा में ही पाया जाता है। और लेकिन यह अभी देश में सबसे बदतर है, जो कि इस बात का संकेत करता है कि वहाँ पर भ्रूण हत्याएं जो होती हैं अभी जारी हैं। यानी वहाँ के लोग चाहते हैं कि अभी भी चाहते हैं कि सिर्फ हमारे जो जन्म हो या फिर हमारे जो मतलब बच्चा जन्म ले, लड़का जन्म ले, है ना, लौंडा ही हो, लौंडिया ना हो, ऐसा वो लोग चाहते हैं। कहाँ के, हरियाणा के। इसीलिए आज भी भारत के अंदर सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। जबकि हरियाणा में ही आप देखे होंगे, इसीलिए जो आमिर खान की मूवी आई थी दंगल, आप सब लोगों ने देखा होगा और बहुत अच्छा किया था, सुपरहिट रही थी, कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में साक्षरता के साथ साथ में जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि लड़कों और लड़कियों में कोई भी विभेद नहीं करना चाहिए। आज लड़कियां भी बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। आप देखे होंगे भारत की राष्ट्रपति वर्तमान समय में महिला है, जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं। इसी तरीके से विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की भी मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुकी हैं। इसी तरीके से कई सारे राज्यों के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी इसमें महिला है, आनंदीबेन पटेल। इसी तरीके से बहुत सारे पदों पर लड़कियां आज की डेट में आगे कर रही, लड़कों से भी अच्छा कर रही हैं। बस ज़रूरत है उनके जो उनका जो एक नहीं होता कि करियर बनाना चाहते हैं जिस फील्ड में, उस पर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिहार, गुजरात व जम्मू कश्मीर में लिंगानुपात में काफ़ी गिरावट आई है, जो कि चिंताजनक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो हैं केरल, यानी 1084। अब देखिए, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी मेल फीमेल रेशियो यानी सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। जबकि अगर बात करें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो राज्य माना जाता है वो आपका यही माना जाता है केरला, और केरल में ही सबसे ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर भ्रूण हत्याएं नहीं होती, इसका ये संकेत है। आगे बात करें, तमिलनाडु में 996 हैं, यानी मात्र 4 लड़के कम हैं, 4 लड़कियां कम है 1000 पे। आंध्र प्रदेश में 993 यानी 7 कम है। यानी ये जो रेशियो होता है वो 1000 पे ले आता है कि 1000 मेल कितने हैं और 1000 पे कितनी फीमेल हैं। तो आप देख सकते हैं 1000 अगर मेल हैं तो उसमें 1084 फीमेल हैं केरला में लड़कियां ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ के लोग विभेद नहीं करते हैं, वहाँ की भ्रूण हत्या नहीं होती हैं, वहाँ पर लड़कियों को भी उतना ही अधिकार मिलता है जितना लड़कों को मिलता है। और आज की डेट में भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, यानी सबसे शिक्षित राज्य, सबसे हर चीज़ में अपग्रेड या फिर कह सकते हो आगे रहने वाला राज्य केरला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की अगर बात करें तो इस समय मैंने पहले बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है, सबसे कम लिंगानुपात इस समय हरियाणा में है। और अब साथ साथ में डेटा भी बताते 879, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर अगर बात करें तो बहुत ही कम है, कितना है 879। साथ साथ में अगर बात करें जैसे हरियाणा में 879 है, सिक्किम में 882 है यानी कि 882 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 889 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुद्दुचेरी है 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन व दीव यानी 618 है। अगर यहीं पर सेक्स रेशियो की अगर बात करें
शिशुओं की चाइल्ड सेक्स रेशियो बात करें तो 0 से 6 वर्ष आयु वाले वर्ग का लिंगानुपात की अगर बात करें तो ये आपका 2011 में जनगणना लिंगानुपात जो था 919 यानी 919 था, जो पिछला जो था 927 था, यानी 8 कम रहा। यह स्वतंत्र भारत का सबसे निचला स्तर है। आप सोचिए, अब शिशु लिंगानुपात अगर कम है तो आने वाले समय में जो लिंगानुपात होगा वो भी कम ही रहेगा। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें ग्रामीण में तो 923 रहा, शहरी में 905 रहा। सर्वाधिक बात करें आंध्र प्रदेश में 1008 रहा, जबकि न्यूनतम फिर से हरियाणा ही रहा। कार्यशील जनसंख्या की अगर बात करें, कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जो कार्य करती है, घर में पड़ी नहीं रहती है। जैसे बहुत सारे लोग घर में पड़े रहते हैं, पड़े पड़े खाते रहते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे टिकटॉक देखते रहते हैं, तो ऐसी जनसंख्या क्या होती है, कार्यशील नहीं होती है। लेकिन जो कार्य करती है, रोजगार पर आधारित होती हैं, तो उसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। अगर इसकी अगर बात करें तो 2011 में देश में कार्यशील जनसंख्या 39.79% रही। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश में तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या सिक्किम में रही। साथ साथ में बात करें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सिक्किम में तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रही। अब हम बात करेंगे साक्षरता की बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि साक्षरता के मामले में आज की डेट में केरल बहुत आगे है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% रही, जिसमें पिछली बार की अगर बात करें तो 8.2% वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% है। नगरीय जनसंख्या दर जो है 84.1 है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। उड़ीसा की महिला साक्षरता दर 64% है, जो देश की महिलाओं की साक्षरता दर के बराबर है। कुल साक्षरों में पुरुष की अगर बात करें तो 56.9% है, जबकि जो फीमेल यानी महिलाएं जो हैं वो 43.1% पढ़ी लिखी हैं। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट बात करें, अगर अगले की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो केरल में है 96.1% है, जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर बिहार का है जो 71.2% है। इसी तरीके से अगर बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल 92.1% है, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता दर 51.55% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का क्रम की बात करें तो क्रम ऐसे है, सबसे नंबर 1 पे आपका केरल 94%, मिजोरम 91%, गोवा 88%, त्रिपुरा 87%, हिमाचल प्रदेश 82%। अगर इसी तरीके से न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों का क्रम देखें तो बिहार 61% सबसे निचले स्तर पे है, अरुणाचल प्रदेश 65%, राजस्थान 66%, झारखंड 66% और आंध्र प्रदेश 67%। इसी तरीके से अगर बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता दर के हिसाब से राज्य व केंद्र शासित राज्यों में बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आपका केरल 92%, मिजोरम 89%, लक्षद्वीप 87%, गोवा 84% और त्रिपुरा 82%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर के हिसाब से राज्यों का क्रम देखें, यानी कि न्यूनतम की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं तो बिहार में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं 51%, राजस्थान 52%, झारखंड 55%, जम्मू कश्मीर 56%, जम्मू कश्मीर का 56.4 है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ डेटा और है हमारे पास जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का 57.2% है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 2011 में भारत की जन्म दर 21.8% थी। 2011 में भारत की मृत्यु दर 7.1% थी। 2011 में भारत की शिशु मृत्यु दर 44 थी, जबकि 2011 में भारत की मृत्यु दर 212 थी। निर्धनता रिपोर्ट, अगर निर्धनता रिपोर्ट की बात करें तो सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फार्मूले के आधार पर निर्धनता रिपोर्ट का निर्धारण किया जाता है, यानी भारत के अंदर कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन आपने देखा होगा, इससे संबंधित बहुत सारे कार्ड भी जारी किए जाते हैं। बीपीएल, एपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल यानी कि अपर पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो अपर में होते हैं उनको माना जाता है कि ये सक्षम है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड में आते हैं उससे भी नीचे अंत्योदय कार्ड वाले होते हैं। तो यही इसी रिपोर्ट से निर्धारित किया जाता है। आगे बात करें तो सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य छत्तीसगढ़ है।
न्यूनतम निर्धनता वाला राज्य जो है गोवा है, सर्वाधिक पिछड़ा राज्य जो है उड़ीसा है, तथा सर्वाधिक विकसित राज्य जो है वो गोवा है। इस तरीके से एक और पॉइंट्स की बात करें, देखिए होंगे बीच में बहुत चर्चा में भी आया था रजिस्टर जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है ना, एनपीआर, एनआरसी कहा जाता है इसे, और इसी तरीके से सीएए, एनआरसी, इस तरीके से बहुत चर्चा में बीच में आए थे, क्योंकि इस संबंध में देखे होंगे बहुत सारे लोग इसको धरना प्रदर्शन इस तरीके से लोग कर रहे थे। तो एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या होता है? भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अभियान के तहत देश के एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? देश के सभी नागरिकों को व्यक्तिगत ब्यौरा इकट्ठा करके ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के 15 वर्ष से अधिक आय के लोगों के फोटो, हाथों की सभी उंगलियां, अंगूठे की छाप लेना है। यह रजिस्टर व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा, जिसमें 15 प्रकार के प्रश्न होंगे। डाटाबेस के आधार पर भारतीय नागरिकों को यूनिक आइडेंटिटी नंबर जारी किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड जो होता है वो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड ही होता है, उसी तरीके से एक और जारी किया जाएगा। आधार परियोजना, देखो बात वही आ गई, आधार परियोजना क्या होती है? केंद्र सरकार ने अनन्य पहचान जनसंख्या कार्यक्रम नामित नाम परिवर्तित करके आधार कर दिया है। आधार परियोजना के लोगों को चमकता पीला सूर्य और बीच में आप बताते हैं अभी क्या बीच में क्या रखा गया है, मतलब इसका पहचान इस तरीके रखा है कि अंगुलियों को निशान होंगे। नागरिकों की आधार पर अगर बात करें, नागरिकों के आधार पर जनसंख्या जारी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है। यह परियोजना विश्व के सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, आप सब लोगों के जितने भी आधार कार्ड यहाँ वहाँ पर देखने यही लिखा होता है UIDAI, इसका मतलब क्या होता है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, ने आधार कार्ड धारकों को डेटा सुरक्षा के लिए 10 जनवरी 2008 वर्चुअल आईडी जारी की। यह वर्चुअल आईडी 16 अंकों की होती है। जैसे हर किसी का अपना आधार नंबर होता है, जैसे हमारा 83 करके है, 830004 आगे डैश इस तरीके से सबका होता है, सबका बनाया गया है आधार कार्ड। भारत की जनसंख्या नीति, भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 1948 में आई थी, और प्रारंभ की अगर बात करें तो प्रारंभ में पर्यावरण नियोजन पर बल दिया गया था। इसके बाद पर्यावरण कल्याण की अवधारणा आई। 1974 में बुखोस्ट अरेस्ट में जनसंख्या हुए सम्मेलन के बाद भारत ने 1976 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, जिसमें मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया गया था। इसमें जनसंख्या नीति को ठीक से लागू नहीं किया जा सका, ठीक है। इसका क्या हो, इसके विपरीत परिणाम सामने आए, जिसके मध्य जनसंख्या नियंत्रण को मात्रात्मक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर जो जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून जितने भी अभी तक बने वो प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाए। इसीलिए आज की डेट में दुनिया में नंबर 2 पे हम लोग जनसंख्या में हैं। जनसंख्या नीति 2000 में भी आई थी, यानी पॉपुलेशन रूल 2000। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया था। इसके लक्ष्यों को 3 चरणों में बांटा गया था, तात्कालिक लक्ष्य, मध्यकालीन लक्ष्य, लेकिन आप देखे होंगे कोई भी लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। दीर्घकालीन लक्ष्य 2024 तक स्थिर जनसंख्या की प्राप्ति, जनसंख्या दीर्घकालीन लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो आपको सबको पता है कि जनसंख्या दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या दृष्टि में हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब उसको रोकने, नियंत्रण करने में। तो ये था आज का आपके जनसंख्या 2011 संबंधित भारतीय जनगणना 2011, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। जनगणना संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे मैंने यहीं पर बता दिए हैं। आप सब लोगों को इस वीडियो को सबसे पहले देखने के बाद नोट्स बना लेना है, फिर बार बार इसके रिवीजन करना है। जनसंख्या संबंधित हमेशा प्रश्न आते हैं और हमेशा आप देखे होंगे कुछ ना कुछ पूछता जरूर है, और साथ साथ में 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।